मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पिछली क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं। और मेरे बच्चों, आप लोगों के दिल में एक्साइटमेंट इस बात का भी है कि हमें कुछ अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई है। मेरे बच्चों, आप लोग एक बात याद रखना, अगर आप सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल का प्रीलिम्स है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। आप लोगों को मेंस के लिए अगर फाइट करना है तो मेंस के लिए आप लोगों को एक बार फिर से अपनी दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो लेवल अप क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से अपने लेवल को ऊंचा करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बातें छोड़ कहानी को शुरू करते हैं आपके साथ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम वॉइसेस की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन को गिवन चॉइसेस में से मार्क करना है। इनको लेकर कुछ बातों को मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब भी हम वॉइसेस के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो वॉइसेस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ खासी ट्रिक्स हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहली बात हम लोगों को ये ध्यान देनी होती है कि जो भी हमारे सामने क्वेश्चन लिखा होता है, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऑप्शंस को लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शंस को आप लोगों को लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ना है। आप लोगों के लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले किस चीज़ को पकड़ना है भाई? सबसे पहले ऑब्जर्व करना है जो भी हमारे सामने लिखे हुए क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल स्कैन करना है। बाबू, क्वेश्चन को इस तरह से नहीं पढ़ना है। जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया है लिखे हुए 4 चॉइसेस में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को आपने ऑब्जर्व किया, और इसी के बाद चारों के चारों जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं उनको हमें स्कैन करना है। कैसे? पैरेलल, कि भाई इसकी भी हेल्पिंग वर्ब देखी, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब। इसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने चारों चॉइसेस में से एक या दो ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कैन करने के बाद क्या हटाएंगे? एलिमिनेट कर देते हैं। किन चीज़ों को मेरे बच्चों? हम एलिमिनेट कर देते हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब या बी के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव में नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी बात हमें समझ में आती है, क्या चीज? ऑब्जर्व हमें करना है। ऑब्जर्व द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की भी बात सबसे खास होती है। लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट है मोनो ट्रांजिटिव, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव के जवाब देते हैं तो डाय ट्रांजिटिव। तो दोस्तों, हमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट है उस पर हमें ध्यान रखना होता है। ऑब्जर्व द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 इन पैसिव। ठीक है बच्चे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 हमारे सामने है ये शुरुआत में अगर आ रहा है पैसिव के लिए वैलिड है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखा वैलिड है। तो हमें इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट कहाँ है? सर अगली बात पर हम ध्यान देते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है कि कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का या फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाली वर्ब्स का यूज हमें देखने को मिलता है, और जब भी हम इनका पैसिव बनाते हैं हम इनको अलग नहीं करते हैं। वी नेवर स्प्लिट देम, इनको हम अलग नहीं करते, ये हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन, क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन, तो क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आता है कि कोई भी हमारे सामने एक सब्जेक्ट है, इसके बाद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह हम लोगों को लिखा हुआ पूरा का पूरा क्लॉज इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिखाई देता है। तो बाबू, इसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके लिए एक डमी सब्जेक्ट से इसका पैसिव बनाने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेक्शन बैच में डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी वो चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम उनके बेसिस पर क्विक क्वेश्चंस बनाने की ट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसके अलावा हम लोगों ने इंटेरोगेटिव्स के फॉर्मेट पर पूरा अच्छा ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पैसिव में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि पैसिव बनाते वक्त हम स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, स्ट्रक्चर को डिफॉर्म नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर दिया जाता।
ठीक है बच्चों, तो ये पहले 6 पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की बात। मेरे बच्चों, पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, द रेस्क्यू टीम कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क इफ देयर हैड बीन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो कुड अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है, हैव इसके साथ जुड़ी एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इस हैव के साथ ये लिखी थर्ड फॉर्म इस मॉडल एक्सिलरी की परफेक्ट फॉर्म है। तो बच्चों, एक बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि जब हमारे सामने कोई भी कॉन्टिन्यूस वर्ब है तो कॉन्टिन्यूस वर्ब के पैसिव के लिए हम लोगों को लिखा हुआ बीइंग चाहिए। अगर कोई भी परफेक्ट वर्ब है पैसिव के लिए हमें बीन चाहिए। अगर हमारे सामने V1 के साथ ing देखने को मिलता है तो हम इसी को बना देते हैं बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर। अगर मेरे दोस्तों हम लोगों को इन्फिनेटिव देखने को मिलता है तो हम इसे चेंज करने का काम करते हैं टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में परफेक्ट इन्फिनेटिव देखने को हमें मिलता है तो पैसिव बनाने के लिए टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट हमें देखने को मिलता है, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट हमें देखने को मिलता है, मैं प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसके लिए हम इज, एम, आर, या फिर अगर मैं कहूं वॉज, वर की ही हमें बात करनी है साथ थर्ड फॉर्म के। ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर मॉडल एक्सिलरी के साथ हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये V1 हम लिख देते हैं लेकिन कायदे से ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है बेटा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर हम इसके साथ थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। ठीक है ना जी। और परफेक्ट फॉर्म के लिए आप लोगों के पास पहले से ही टेक्निक है। ठीक है, सारे वॉइसेस सिर्फ इन्हीं चंद पॉइंट्स के आधार पर निपट जाएंगे। आइए दोस्तों, अब आप मेरे साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कुड हैव थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाने के लिए हमें इसके साथ क्या चीज की जरूरत है, हमें इसके साथ बीन लिखने की जरूरत है। कुड को कैन बदलने की कहानियां ये सब नरेशंस की है, यहाँ पर ये गलत हुआ। कुड हैव बीन कंप्लीटेड हो सकता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, कुड बी, सर यहाँ हैव गायब हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कुड हैव टू बी, सर यहाँ टू लगा देने से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा सही जवाब हमारे सामने है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि बेटा आप लोगों को लिखे हुए ऑप्शंस को लेफ्ट टू राइट पूरा नहीं पढ़ना है। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप इस गाने को यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ो, फिर इस गाने को यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, तो 90% चांसेस है कि पहले ऑप्शन में आपने क्या पढ़ा ये आप याद नहीं रख पाओगे और आप इसी क्वेश्चन को रीरीड करेंगे। और मेरे दोस्तों, मेंस के बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही है और वो है उसका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाया, वो इस दौड़ से बाहर हुआ। तो संभल के चलिए, सोच के दौड़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। ठीक है बच्चों, अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने लिखे हुए इस बाई के साथ डूअर को लिखा गया है, और जब प्रेपोजिशन के साथ डूअर को हम लिखते हैं तो दोस्तों इसी को हम एजेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ जो मील है हमारे सामने, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक नॉन डूअर है। नॉन डूअर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना जी, इसे हम कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है बच्चों, इसका आप याद रखिएगा। ये सब सिलेक्शन बैच की कहानियां हैं, मैं तो आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है। द मील विल हैव बीन मेड, आप ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ विल फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हो गया फ्यूचर का परफेक्ट। बीन को देखते ही पैसिव तैयार हुआ क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म है। आज जो बच्चों एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो विल या शैल के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। यहाँ पर बातचीत गलत हो गई, यहाँ पर बातचीत पूरी तरह से गलत हो गई। विल हैव मेड और यहाँ विल के साथ बी लगाकर कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी गलत। तो हमारे पास करेक्ट आंसर करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द मैगजीन हाउस वॉज एक्सपेक्टिंग पब्लिश्ड ऑथर्स, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर देयर फोर्थ कमिंग एक्सक्लूसिव इशू ऑन न्यू ट्रेंड्स। सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ है हमारे सामने वॉज एक्सपेक्टिंग। ठीक है ना जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़कर देखने का काम करेंगे। इस सवाल में आखिर क्या उलझन है। आप कहोगे सर देखो, अगर वॉज पहले से ही लिखा है तो पैसिव में भी हमें वॉज ही चाहिए, वॉज या फिर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल की वेरिएशन होती है।
तो ये हमारे सामने से गया। अब आप कहेंगे सर वॉज के साथ इस आईएनजी से ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बना, यानी कि इस आईएनजी के लिए हमें बीइंग की जरूरत है, तो यहाँ पर बात संभव हो सकती है। यहाँ से बीइंग गायब है, हटाया भैया, यहाँ से बीइंग गायब है, हटाया भैया, तो सारी बातों को छोड़कर हमारे पास सीधा सटीक आंसर बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की कहानी। द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस वॉज फर्स्ट हर्ड। आप इस वॉज के साथ लिखे हुए थर्ड फॉर्म को ध्यान से समझे और साथ में इस बाई के साथ हम लोगों ने लिखा एजेंट है, यानी कि ये पैसिव है ना। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को एक्टिव में ले जाने के लिए दो संभावनाएं हैं, या तो डिड के साथ V1 हमें लिखा हुआ मिल जाए बेटा, या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए। करेक्ट हो गई बात, यानी कि इस वॉज या वर्ब के साथ जो हर्ड लिखा है, आप इसको जब एक्टिव में लेकर जाएंगे तो हमें चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेंटेंस के अंदर जो एजेंट है हमारा वो कौन है साहब, रजत है। सब्जेक्ट की जगह रजत चाहिए। देखिए अब इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो रजत यहाँ नहीं लिखा, पहले इसकी हमने छुट्टी कर दी, ठीक है ना जी। रजत फर्स्ट हर्ड, हर्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। हो सकता है स्टोरी रजत फर्स्ट हर्ड इन हिज। अब देखो यहाँ पर ये मिसमैनेजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना, यहाँ पर ये मिसमैनेजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। सर जो यहाँ सब्जेक्ट पैसिव का है वही सब्जेक्ट एक्टिव का बन जाए, सर थोड़ी सी चैलेंज हो जाएगी ये वाली बातचीत, है ना, थोड़ी सी चैलेंज ये हो जाएगी बातचीत, ये बात अपनी जगह वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है ना जी। केवल इन्फिनिटिव्स में ये संभव है कि एक्टिव का और पैसिव का डूअर सेम हो, उससे रिलेटेड भी हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रजत फर्स्ट स्टोरी, सर यहाँ पर रजत की स्टोरी नहीं है, यहाँ स्टोरी है उसके अंकल के अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब होने की। यहाँ तो इसका सेंस ही बदल गया, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बचता है। अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन से भरा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को। नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कोज्ड बाय द साइक्लोन इन जुलाई दिस ईयर एट द आंध्रा कोस्ट। बाबू यहाँ हमारे सामने लिखा है वॉज कोज्ड, यानी कि ये अपने आप में वही पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। डूअर कौन है, आप कहेंगे द साइक्लोन। तो सर साइक्लोन को हमें शुरू में देखना है, सब्जेक्ट की जगह देखना है। पास्ट इंडेफिनिट की वजह से V2 या डिड के साथ V1 हम लोगों को चाहिए। अब मेरे दोस्तों अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कोज्ड, ठीक है ना। यहां हमारे सामने टेंस का ही पूरी तरह से खेला हो गया है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, आंध्रा कोस्ट डिड नॉट। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एजेंट साइक्लोन था, यहाँ आपने इसका डूअर एजेंट से आंध्रा कोस्ट बना दिया सब्जेक्ट। सर जी ये वाली बात अपनी जगह गलत हो गई। अब हमारे सामने बचता है बी ऑप्शन। सर आप कहेंगे वहां पर तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे आप, यहाँ पर कुड नॉट कहाँ से आ गया, ठीक है जी। तो 3 हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए तो हम सही जवाब पर पहुंच गए। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर यहाँ डिड नॉट कॉज कैसे आ गया, तो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूँ छोटी सी बातचीत, ठीक है ना, मैंने आपके सामने कहा नथिंग कैन बी डन बाई देम, ठीक है बच्चों। जब आप इस लिखे हुए पैसिव को एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इस लिखे हुए पैसिव को जब दोस्तों एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो खूबसूरती इस बात की होगी कि इस एजेंट को जब डूअर की जगह आप लेकर आएंगे दे, यहाँ जो भी वर्ब आपने लिखी है, आपने लिखा कैन। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस नो को हम लोग अगर स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो इस कैन के साथ हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया, है ना। आगे हम लोग लिखते हैं मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में हो गई डू। और बाबू यहां से जब हमने इस नो को स्प्लिट कर लिया तो यहां इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ गया क्या चीज, एनीथिंग, ठीक है ना जी। तो हम लोगों को ये चीज डिटर्मिनर्स में अच्छे से पढ़ाई जाती है कि नो का मतलब होता है नॉट एनी, नॉट ऑल, नॉट मच, नॉट मैनी, ऐसे इसके अर्थ निकल कर आते हैं। तो वॉइसेस में ये मर्ज और स्प्लिट करता है अपने मीनिंग को। यही वाली बात हमारे सामने यहाँ है। जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ बैठा हुआ ये जो नोट इनके साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है ना जी, हमने इसी को यहाँ पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल हमें क्या कहता है,
ग्रैनी हैड गिवन अंकल कैन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। इसको हटाओ फिलहाल के लिए। ग्रैनी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ है ना जी। हैड गिवन ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट हुआ। अंकल कैन ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट वन और आ गुड लेक्चर ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। कुल मिलाकर ये अपने आप में डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव की शुरुआत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों पहले वर्ब के प्यार को समझते हैं। हैड गिवन को परफेक्ट को पैसिव बनाने के लिए हैड बीन गिवन होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इस हिसाब से तो ये वाली बातचीत हमारे सामने गड़बड़ हो गया भैया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो गड़बड़ हो गया भैया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी गड़बड़। हमने सोचा था डाय ट्रांजिटिव के आधार पर फंसाएगा, लेकिन ये तो सीधा निकला भैया। हैड बीन गिवन से हम लोगों ने क्वेश्चन को निपटा दिया। अब मेरे बच्चों इस कहानी को ध्यान से समझना। डाय ट्रांजिटिव्स आगे आपको परेशान कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट वन से हमारे सामने पैसिव शुरू हुआ है, बोलो हाँ। तो बाबू ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने है इसको हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, ठीक है जी, हाँ है ना, करेक्ट है। और जो इसके अलावा बचता है हमारे सामने, जो भी बचता है आप उसे चाहे तो एजेंट के बाद लिख सकते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट टू के बाद लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कहानियां लंबी है, सिलेक्शन बैच में डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ हमें समय बचाना सीखना है और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश पहले से ही आती है, तभी आप लोग मेंस की इस महफिल में बैठे हैं। शुक्र है उन सभी टीचर्स का जिन्होंने आपको पढ़ाया है, शुक्र है आप सभी का जिन्होंने अपने आप से मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आप लोगों का मेंस में साथ निभा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कहता है द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू ऑल्टर द फेस। मेरे प्यारे दोस्तों, टू के साथ ऑल्टर यानी कि ये अपने आप में इन्फिनिटिव परिवार का सदस्य है। द फेस ऑफ द हेल्थ क्या लिखा है? साइंसेस। चलिए अब हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं हुआ है, हमें सिर्फ इस इन्फिनिटी परिवार के सदस्य को ही देखना है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये जो ऑल्टर है ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ऑल्टर का टू के साथ जिक्र करके ये हो गया बेटा इसका अपना ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, हाँ या ना। अब पैसिव वाले परिवार से जुड़ जाएंगे भाई, ठीक है ना जी। अब पहली अगर हम बात को ध्यान से समझेंगे तो सर जो एक्टिव वॉइस हमारे सामने लिखा है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तरफ से एज इट इज काम करने की सेंस तो नहीं है। अरे हाँ है ना, कम से कम हमें इस लिखे हुए टू बी ऑल्टर्ड की जो बात यहाँ कही है, इस टू बी ऑल्टर्ड का ये जो ऑब्जेक्ट है हमें इस टू बी ऑल्टर्ड से पहले चाहिए। अरे बोलो हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चों, वॉइसेस की एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये कहती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव बनाने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को नॉन डूअर कहकर शुरू में लेकर आते हैं, उसके बाद जो भी ये वर्ब है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और इसके अंदर मेन वर्ब का एक चेंज आप लाते हैं, है ना। इसके बाद भाई इस सब्जेक्ट को आप एक प्यारी सी प्रेपोजिशन के साथ इसको आप सेंटेंस का एजेंट बनाते हैं। बेटा यही तो बात है। अरे हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों अगर आप इस ऑल्टर के साथ इन्फिनिटिव वाला व्यवहार कर रहे हैं तो बेटा जी ये जो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पैसिव बनाने के लिए, अगर मैं आपके सामने टू बी ऑल्टर्ड ऑप्शन को सर्च करूंगा तो बेटा उससे पहले मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका नॉन डूअर तो बनाने की इजाजत दोगे भाई, हाँ है ना। अगर आप इजाजत दोगे तो बात समझ गए हैं, ए ऑप्शन डिस्कशन से बाहर। यहां पर हमारे सामने एक नई खोज हो गई है, तो नई खोज को भेज देते हैं हम लोग रशिया। अगले ऑप्शन पर हम आते हैं तो यहां पर आपने कहा टू बी ऑल्टर्ड। अब इस टू बी ऑल्टर्ड के सर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो द फेस, और द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस ये हमारे सामने लिखा हुआ है, क्योंकि द फेस हमारे सेंटेंस का असली सब्जेक्ट है, यही हमारे सामने सिंगुलर का काम कर गया। इस बिल्कुल ठीक है, तो संभावना है कि ये हमारा आंसर हो जाए। एक बार आखिरी को भी जांच लेते हैं। द मोस्ट फेसेस, क्या आप फेस के साथ मोस्ट देख रहे हैं? नहीं। क्या ये फेस की जगह फेस लिखा हुआ आगे कोई और कहानी जोड़ रहा है? तो सर आप कहेंगे बस इतनी सी बात थी और यही बातचीत की वजह से डिस्कशन बाहर हो गया। करेक्ट है बेटा, ओके। मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, पेपर का ही सवाल है ये। द बॉय पेंटेड द हाउस
ग्रीन। ठीक है बच्चों, क्या हम इसका पैसिव ये बना सकते हैं? द हाउस वॉज पेंटेड बाय द ग्रीन। क्या हम ये वाला पैसिव बना सकते हैं? बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर अगर आप ऐसा काम करवा देंगे तो इससे हमें पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि इसका गुरुदेव पैसिव बनाने में तो कहानी ही बदल जा रही है। इसका पैसिव बनाने में तो कहानी ही बदल जा रही है। पेंट किया गया था हरा, किसको? हाउस को। आपने तो लड़के को ही हरा कर दिया। समझ रहे हैं? यही वाली कहानी है बेटा जो मोस्ट की मिस अरेंजमेंट ने क्रिएट कर दी है। आप यहाँ ग्रीन इस लड़के के लिए यूज नहीं करेंगे, आप पेंटेड के साथ ग्रीन लिखेंगे ताकि ये इसके साथ मिलकर हाउस को ग्रीन कर सके। गॉट इट? ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात को अच्छे से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है इंडिया एंड भूटान साइंड 10 MOUs। MOUs का मतलब समझिएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि ये हो गया हमारे सामने प्लूरल। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का प्लूरल यहां पर यूज किया गया है। करेक्ट है? MOUs। India and Bhutan signed 10 MOUs in the field of space research, aviation, power and education। आप बिल्कुल सीधे सवाल पर काम कर जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारे सामने क्या है दोस्तों? हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। आप इस लिखे हुए सवाल की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ हैव बीन साइंड डिस्कशन से बाहर हुआ, विल बी साइंड डिस्कशन से बाहर हुआ, संभावना हो सकती है, यहाँ पर टेंस गलत हुआ, बात खत्म। ठीक है बच्चे, अब देखो पैरेलल स्कैन से आपका समय भी बचता है, क्वेश्चंस की एक्यूरेसी का लेवल भी बढ़ता है। अगला सवाल इंतजार में है आपकी दोस्तों। द प्ले ऑन एनवायरमेंट इश्यूज was performed with great professionalism by our students। ये है हमारा एजेंट, है ना, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हमें यही चाहिए। was performed हमारे सामने लिखा है सर, पैसिव है, was या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव जाना चाहिए। अब देखेंगे परफॉर्म्ड यहां लिखा हुआ है, चल जाएगा। वर परफॉर्म बिल्कुल गलत हो गया, हैव बीन परफॉर्मिंग गलत हो गया भाई। इस ये क्या लिखा है भाई, देखना जरा भाई साहब। वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, सर कैसी बात कर दी, बात ही खत्म हो गई। सर सब्जेक्ट की जगह बिल्कुल सही आपकी ट्रिक काम कर रही है, और ये अपने आप में V2 बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात करते हैं। क्या कहता है? द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन। अब मेरी बात को थोड़ा सा और गहराई से समझिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी लिखे हुए इन्फिनिटिव का जो डूअर है वो भी लोकेट करना हमें पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। इन्विजिलेटर एडवाइजिंग का डूअर है, बोलो हाँ। इस एडवाइजिंग का ऑब्जेक्ट हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो ये डूअर बन जाता है किसका? इस लिखे हुए इन्फिनिटिव का, यानी कि इस इन्फिनिटिव का जो डूअर है वो ये है। अब इस लिखी हुई वर्ब का जो कि ट्रांजिटिव वर्ब परिवार से है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या है? कैलकुलेटर्स। ठीक है ना जी, ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब दोस्तों पैसिव बनाने की दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये हुई कि हमारे सामने ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसका हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो ING की वजह से बीइंग हमें लिखा हुआ चाहिए, इज MR के साथ हमें वही कहानी है, इज MR ही चाहिए, तो इसको वर्ब में हम चेंज नहीं करेंगे। इज MR के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक लिख दी है। आगे हम देखने का काम करते हैं तो वर एडवाइज्ड गलत हुआ, हैव बीन एडवाइज्ड गलत हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने बात आपको कही कि डूअर लोकेट करना होता है, मेरे बच्चों ध्यान से समझना। हमारे लिखे हुए इस पैसिव सेंटेंस की अगर सब्जेक्ट की जगह हम बात करें तो किसको लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स को। अब यहां इसके हिसाब से, यानी कि इस लिखी हुई आर बीइंग एडवाइज्ड के हिसाब से, तो ये जो 10 स्टूडेंट्स लिखा है ये इसका हो गया नॉन डूअर। क्या हो गया बेटा? नॉन डूअर, है ना। ठीक है, ये हमारे सामने क्या हो गया भाई? बाई के साथ जुड़कर अपना एजेंट तैयार हो गया, बोलो हाँ। अरे हाँ, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो नोट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, इसका डूअर कौन है?
इसका डूअर कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए इन्फिनिटिव का डूअर एग्जैक्टली कौन है? द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसीलिए जब ये शुरू में सर सब्जेक्ट शुरू में है तो एक्टिव वॉइस ही होगा, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। करेक्ट है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, नहीं तो हम इसको भी टू बी के साथ थर्ड फॉर्म में लेकर जाते अगर इस लिखे हुए इन्फिनिटिव का डूअर हमें आखिर में लिखा मिलता। ठीक है जी, इस बात को बहुत गहराई से हम समझते हैं सिलेक्शन बैच में। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छे से याद रखनी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में फंसा देता है। ठीक है ना, चलिए एक छोटी सी बात चलो यहां समझा देते हैं। दोनों सेंटेंसेस में जरा लोकेट करने की कोशिश करते हैं इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट यानी कि इन्फिनिटिव का डूअर कहाँ है। पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये ही हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है इस लिखे हुए वांट्स का। इस लिखे हुए वांट्स का ऑब्जेक्ट हमारे सामने यहाँ हो गया। फिर हमने देखा टीच, आगे लिखा है हिज चिल्ड्रन। इस टीच का ऑब्जेक्ट हमारे सामने कौन है? हिज चिल्ड्रन। कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस लिखे हुए इन्फिनिटिव जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, इसका अपने आप में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बैठा है। तो एक्चुअल में उसके बच्चे को वो खुद तो नहीं पढ़ा रहा है ना, तो इसको पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आप कहेंगे सर हीना इस लिखे हुए एक्शन का अब यहां पर डूअर बनती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ही वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन टू टीच हीना। अब देखो इसकी भी अपने आप में एक संभावना है, इसकी भी अपने आप में एक संभावना है कि ही इस लिखे हुए वॉन्ट्स का डूअर है, वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट हिज चिल्ड्रन है और हिज चिल्ड्रन ही अब डूअर बनते हैं किस चीज का? कि वो पढ़ाने का काम करें, किसको? हीना को। बोलो हाँ, अरे हाँ है ना, यानी कि ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब अगर मान लो मेरे बच्चों यहां पर हीना की जगह मैं लिख देता हूं द टीचर, तो क्या ये वाक्य अपने आप में संभव होगा? अगर मैं यहाँ हीना की जगह द टीचर लिख दूं तो क्या ये वाक्य अपने आप में संभव होगा? यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मामले में गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है? ही वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है ना, टीचर को तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, टीचर को तो नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बात थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, इस बात में सेंस नहीं जा रही है। तो ही वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों को चाहता है। अब आप कहेंगे सर ये नॉन डूअर हो गए हैं किस चीज का? इस एक्शन का, और इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया टू बी टॉट, है ना। अब इस डूअर को जब हम पैसिव में आखिर में रखते हैं तो बाबू इसका एजेंट बनाना हमारे लिए जरूरी है। एजेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके द्वारा कोई काम कराया जाता है, तो हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा बहुत ही प्यारा सा बाय द टीचर, करेक्ट है। तो हम लोगों के सेंटेंसेस में अगर हमें ये देखने को मिलता है कि इन्फिनिटिव, तो हमें उसके डूअर को लोकेट करना जरूरी है और उसी के अनुसार इन्फिनिटिव या परफेक्ट इन्फिनिटिव के हम पैसिव या एक्टिव को डिसाइड करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की बात है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बेहतरीन मजेदार। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कस्टमरी है, रिवाज के अनुसार है। द यंग प्रिंस वॉज ब्रॉट टू द पोडियम इन अ डायमंड स्टडेड कैरेज फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी। ठीक है ना, कोरोनेशन को हम ताजपोशी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना जी। अब यहां हमारे सामने लिखा है बेटा क्या चीज? वॉज ब्रॉट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अच्छा देखो आपके लिए सेफ्टी क्या कर दी है, इस भाई ने इस लिखी हुई ऑप्शन को तो छेड़ा ही नहीं, ये बेटा जैसा है वैसा ही है, ठीक है ना। तो इसको इसके चक्कर में आप उलझना नहीं है। वॉज ब्रोट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक्टिव परिवार में ले जाने के लिए हम इसे ब्रिंग्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव हो जाएगा, हटाओ बाबूजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, हटाओ बाबूजी। सर यहाँ पर ब्रोट लिखा है, यहाँ ब्रोट, इन दोनों में से कोई एक संभावना है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको ये प्यारी सी बात समझ में आएगी। वॉज ब्रोट टू द पोडियम, आगे लिखा है
इन अ डायमंड स्टडेड कैरेज फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इसके साथ बाई के साथ हमें डूअर तो लिखा ही नहीं है, ठीक है ना जी, बाई के साथ हमारे सामने डूअर तो लिखा ही नहीं है। तो आपके साथ ऐसा खेला जरूर होगा पेपर में कि गिवन क्वेश्चन के अंदर जो जनरल डूअर है, जनरल डूअर का मतलब सामान्यतः ये जो भी एक्शन बताया जाता है कौन करता है कि नहीं। मैं अगर आपको कहता हूं, छोटे से बच्चों ध्यान से समझना, मैं अगर आपको कहता हूं द थीफ वॉज अरेस्टेड, तो आपके सामने लिखा हुआ पैसिव है। अब इसका एक सामान्य डूअर है, जनरल डूअर है। एज्यूम किया जा सकता है कि यार अरेस्ट करने का काम तो पुलिस का है, तो जब आप इसको एक्टिव में लेकर जाएंगे तो यहां पर इसके साथ बाय द पुलिस क्या है, आप कहेंगे सर ये अपने आप में ही अंडरस्टूड है, एक्टिव बना देंगे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, बात खत्म होगी सर। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान से समझने की बात ये हो गई कि अगर हम यंग प्रिंस को यहाँ पर पोडियम पर ला रहे हैं तो लाने का काम कौन करेगा बताओ। आप कहोगे सर जी यंग प्रिंस खुद को तो नहीं लेकर आएगा, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, एक्टिव पैसिव का डूअर सेम नहीं रख सकते हैं हम, तो द पैलेस स्टाफ करेगा ये काम। तो गुरुदेव ये सब के सब अपने आप में छी हमारे पास सबसे बात अच्छी डी फॉर दिल्ली की, करेक्ट हो गया बेटा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी मेहनत आप लोगों के बहुत काम आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरी कोई भी चीज़ समझाने की बताने की स्पीड आपको कम लगे तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समय को बचाने के लिए आप इसको 1.25 1.5 की स्पीड से फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी बात नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। कहता है The new policy for peace and tolerance was formulated by the member nations। अब देखिए जी the member nations हमारा डूअर बैठा है, बाई से एजेंट बना है, ठीक है ना जी। was formulated ये हमारे सामने एक्टिव की तरफ जाएगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में ही आएगा। अब मेरे बच्चों एक्टिव के अगर सब्जेक्ट की जगह हम देखेंगे द मेंबर कहाँ है, ठीक है ना जी, लगभग द मेंबर जो है ना हमारे सामने इस डी ऑप्शन में गड़बड़ कर रहा है, तो पहले इसकी छुट्टी हमने कर दी है ना बाबू। जो गलत ऑप्शन है उसे हटाओ, सही पर अपने आप पहुंच जाओगे। अक्सर इसी बात को मैं ऐसे भी कहता हूं कि जब आपको जीवन में कोई सही इंसान नहीं मिल रहा है तो गलत इंसान को हटाते चले जाओ, सही पर अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है बेटा। फाइन, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। चलिए भाई अब क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तो क्या कहता है। सबसे पहले हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की नजाकत चाहिए, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है ना बच्चों। यहां पर फॉर्मुलेटेड के साथ अरे भैया पैसिव का पैसिव बना दिए हो, अरे भैया लगता है गलत जगह आ गए हो। पैसिव के साथ ये क्या कर दिया है भैया, लगता है गलत जगह आ गए हो। करेक्ट आंसर हमारे सामने हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 हमें क्या कहता है, आइए बच्चों पढ़ते हैं। द टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान was successfully carried out by the scientists of ISRO। अब यहां इस बाबू इस बाई के साथ ये जो लिखा हमारे सामने है डूअर है, ठीक है जी। वॉज के साथ यहां लिखी कैरिड, यानी कि एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म की तरफ हम इसे लेकर जाएंगे, ठीक है ना। फाइन, अब अगर इस हिसाब से हम समझने का काम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आर कैरिंग तो टेंस ही गलत हो गया है कि नहीं, विल कैरी टेंस ही गलत हो गया। अब हमारे सामने दो बातें बचती हैं, ठीक है ना, एक तो ये रहा और ये रहा, ये दोनों अपनी जगह हो सकता है ठीक हो जाए। एजेंट की तरफ से चलते हैं सवाल को ठीक करने के लिए। द साइंटिस्ट ऑफ इसरो, सब्जेक्ट की जगह हमें यही लिखा हुआ चाहिए, ये लिखा हुआ है भाई, खत्म होगी बात, ये अपनी तरफ से गलत हो गया, ठीक है ना जी। मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही थी, हमारे एक साथी टीचर हुआ करते थे जब हम कभी ऑफलाइन में पढ़ाते थे, और ये बात है 2010-11 के आसपास की। तो हमारे साथी टीचर हुआ करते थे, तो वो अक्सर यही हमसे भी कहते थे, हमसे सीनियर थे, वो यही कहते थे कि वॉइसेस के क्वेश्चंस अधिकतर पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिए जाते हैं, या पैसिव से एक्टिव जब बनाने के लिए तो वो पास्ट इंडेफिनिट से ही दिए जाते हैं। तो मैं उनकी बात से बड़ा मुग्ध हुआ, मैंने भी फिर वही चीज़ अपना ली कि सबको यही कहता था, बेटा जितने भी वॉइसेस आ जाएंगे ना सारे आपके पास्ट इंडेफिनिट से आएंगे। धीरे धीरे वक्त बीता, मेरी आंखें खुली, मैंने चीज़ों को और गहराई से पढ़ा, तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये तरीका ठीक नहीं है। अगर हम सीखने वाले बच्चों के अंदर
सारी तरह के डायमेंशंस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन बच्चों को रेस का घोड़ा नहीं बना पाएंगे। हम उन बच्चों को तांगे का घोड़ा बना देंगे, जिसकी आंख के आगे इस तरीके से ढक लग दिया जाता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, और उस बेचारे को सिर्फ एक ही रास्ते पर दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाबू, तुक्के लगाना नहीं सीखना है, मेंस है। और आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से है, तो मेंस में तो दंगल होगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो फिर भी पैशनेटली लड़ने के लिए आप लोगों के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो कंपटीशन ज़्यादा है, गहराई से पढ़ने की आदत डालो। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई आपको सज्जन या कोई भी सजनी अगर आपको ये कहती है अरे पेपर का लेवल तो आसान आता है, क्यों खामखा अपना टाइम खराब कर रहा है, बाबूजी ध्यान रखिएगा, किसी की इतनी अच्छी सलाह को समझ लीजिएगा, वो इंसान आपके दिमाग में मीठा जहर भर रहा है। आपको चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की स्किल। राकेश यादव सर क्या मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की स्किल आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। भारी भरकम क्वेश्चन से आपको डराकर हमें कुछ नहीं मिलना। हमें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चंस का बैंक यहाँ लेना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हम उठाएंगे, लेकिन वो जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ, मुझे आपका सिर्फ टाइम सेव करना आपको सिखाना है। करेक्ट है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है, अगर आप सही दिशा, अगर आप सही डायरेक्शन नहीं पकड़े ना, तो आपका ये साल खराब हो जाएगा। और एक गुरु की सबसे बड़ी चोट वही होती है जब उसका स्टूडेंट असफल होता है। और एक गुरु के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है जब दूर बैठा वो बच्चा सफल होकर एक दिन उसके पास आता है कि सर चाय पिलानी पड़ेगी, रैंक 1 लेकर आया हूँ। वहां टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खैर मेरी नज़र में सारे रैंक बराबर हैं यार, नौकरी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। आइए बच्चों, थोड़ा सा मोटिवेट किया इसलिए ताकि बच्चा कहीं कोई भटके ना, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखे। क्वेश्चन 14 कहता है, इट वॉज डिसाइडेड बाई सलीम अली टू डिवोट हिज लाइफ टू प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। अब देखो जी, यहाँ पर लिखा है क्या मेरे बच्चों, पैसिव वॉइस, ठीक है ना जी। ये हो गया कौन, हमारा एजेंट। अब ये जो टू डिवोट हिज लाइफ है, आप समझ गए, इसका डूअर यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना सर। सब्जेक्ट अगर पहले आ जाए तो समझ लीजिएगा एक्टिव वॉइस है, अगर नॉन डूअर पहले आ जाए तो ये पैसिव है। ये हम आपको बता चुके हैं, इससे पिछली क्लासेस में ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे बच्चों, पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और आंसर मार्क करें। तो ऑप्शंस को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सलीम अली डिसाइडेड, ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चों, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ना। डूअर हमारे सामने सलीम अली है, सलीम अली इधर लिखा है, यहाँ सलीम डिवोटेड। सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमें डिसाइडेड के हिसाब से कहानी को बदलना था, इसने इन्फिनिटिव को टेंस में लाकर रख दिया, गलत हुआ बच्चों, ठीक है ना जी। अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, सलीम अली हैज डिसाइडेड। सर वही गड़बड़ फिर से कर दी है, टेंस का यूज गलत हो गया है, हैड डिसाइडेड टेंस का गलत यूज हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। अब देखिए मेरे बच्चों, बहुत प्यार से ये चीज समझ आएगी। सलीम अली इस वर्ब का डूअर बन गया, सलीम अली इस लिखी हुई आने वाली वर्ब का भी डूअर बन गया, यानी कि इस इन्फिनिटिव के डूअर को लोकेट करें तो सलीम अली है, ठीक है बेटा। छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को बीच बीच में बताई जाएंगी, वही आपके क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना भी सिखाएंगी। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ, यहां पर V2 हमारे सामने, इस लिखे हुए V2 का ऑब्जेक्ट ये रहा, अरे बोलो हाँ। एंड मेड, अब यहां पर मेड, ये हमारे सामने V2, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। अब याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों की दोनों लिखी हुई वर्ब्स का डूअर स्मोक एंड फ्लेम्स ही है, दोनों के दोनों का डूअर, ठीक है ना जी। आइए दोस्तों, अब हम ध्यान से समझने की काम करते हैं। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है जी, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है ना जी। अगर मैं इसके डूअर को ढूंढने का काम करता हूं तो सर ये तो अपने आप में एक नॉनसेंस क्रिएट कर दे रहा है, मीनिंग अनजस्टिफाइड है। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट, ठीक है ना जी।
अब देखो, अगर इस सवाल की हम बात कर रहे हैं, द एरिया वॉज एनगल्फ इन, सर एनगल्फ के साथ बिल्कुल सही है, हम लोगों ने इनका प्रयोग किया है, ठीक है जी। यहाँ पर वॉज अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये हमारे सामने नॉन डूअर है, पैसिव सही जा रहा है। आगे लिखा द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, उसके बाद हम लोगों ने लिखा है क्या चीज, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर डिफिकल्ट हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसकी बात को ध्यान से समझते हैं तो ये अपनी जगह चल सकता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी, फाइन। क्यों? क्योंकि यहां पर इस लिखी हुई मेकिंग का जो डूअर है वो हम लोगों ने यहां टिका दिया है, ठीक है ना जी, और ये अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज की कैटेगरी में लेकर चले गए हैं हम, ठीक है जी। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये जेरंड की कैटेगरी में चला गया। द एरिया हैड बीन, सर यहां तो टेंस की ही पूरी तरह से बात गलत हो गई है। द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये ज्यादा सेंसिबल आंसर हमारे सामने है। ये ज्यादा सेंसिबल आंसर हमारे सामने कैसे हो गया है, देखिए मेरे बच्चों, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को तो हमने यहाँ पैसिव बनाया, अरे हाँ है ना, उसके बाद इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर टिकाया, बिल्कुल सही है। एनगल्फ के पैसिव को फ्रेम करने के लिए इन हमने लगा दिया स्मोक एंड फ्लेम्स के साथ, ये भी अपनी जगह सही है, अरे हाँ है ना। और उसके बाद हमारे सामने क्या लिखा हुआ बाबू, ये लिखा है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस, और बेटा जी ये जो लिखा है मेड, वर मेड डिफिकल्ट, अरे हाँ है ना, तो ज्यादा बेहतरीन आंसर हमारे सामने ये बन गया है। अब एसएससी ने भी इसके ऊपर खेला किया, एसएससी ने इसका आंसर हमारे सामने ये दिया है, लेकिन अगर हम कायदे से समझे तो आंसर जो पूरा टू द पॉइंट सही है वो डी है, करेक्ट है। कुछ लोग इस बात की बहस करते हैं कि मेक अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, मेक अपने आप में पैसिव नहीं बनाती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेक का मतलब किसी चीज को बनाना नहीं है, यहाँ मेक अपने आप में एक एग्जीक्यूशन को सजेस्ट करता है कि इस हालात की वजह से जो हमारा ऑपरेशन था उसका एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हो गया, इसीलिए हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे जिक्र में आपको सेकंड आंसर इसका देखने को मिलता है, लेकिन ये आंसर अपने आप में पूरी तरह जस्टिफाइड नहीं है, आपके सामने ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने, द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन डेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे सामने डूअर है, ये V2 हो गया। अब बेटा इसका हम पैसिव बनाने का काम कर लेते हैं, कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखेंगे। वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हो सकती है संभावना यहाँ भी नहीं, तो आंसर हमारे सामने एक ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 हमारे सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 अब हमारे सामने है, देखते हैं क्या कहता है। The valuable artifacts had been securely transported to the museum by the curators before the storm hit the region। सबसे पहली बात तो ये हमारे सामने हो गया बेटा डूअर, had been ट्रांसपोर्टेड, पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव है। चलिए पहले इसी को देखते हैं, आगे के हिस्से को बाद में ही लपेटेंगे भाई, ठीक है जी। तो हैड बीन ट्रांसपोर्टेड को अगर हम एक्टिव में लेकर जाना चाहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं जाएगा, हो सकती है ये संभावना हो। आगे क्या लिखा है, वर सिक्योरली ट्रांसपोर्टेड, सर पैसिव से नई खोज पैसिव में अभी तक तो इंडिया में नहीं है, ठीक है जी। आगे लिखा है वर सिक्योरली ट्रांसपोर्टिंग, सर ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। तो हमारे पास बस एक ही सिंगल ट्रिक से क्वेश्चन खत्म हुआ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन 18 पर आएंगे दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन 18 देखते हैं। The report on the environmental impact of the project was submitted to the authorities by the research team after months of extensive analysis। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबसे पहले किस चीज पर दिमाग लगाएंगे हम, ये लिखी हुई बात पर, बस इससे ज्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है जी। was submitted, ठीक है ना। अब यहाँ है क्या, the research team, बाई के साथ डूअर हमें मिल गया। तो मेरे बच्चों अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम आपको लेकर चलना चाहेंगे, है ना बेटा। देखो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव
पास्ट परफेक्ट में तो नहीं जाएगा, है ना बच्चे। आगे हम देखने का काम करते हैं, तो यहाँ पर लिखा सबमिटेड V2, हो सकता है ये काम चल जाए, ठीक है ना जी। इस लिखी हुई वर्ब का जो डूअर है वो भी अपनी जगह सही है। अगले ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन की बात देखो कितनी खूबसूरती से घुमाई गई है। द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड, एक नई खोज कर दी है ना। हमें क्या चाहिए था सर, एक्टिव चाहिए था, पैसिव का पैसिव बना दिया। चलो बेटा इसको फिलहाल के लिए जो भेज देते हैं युगांडा। द रिसर्च टीम सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टू द अथॉरिटीज आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। ये भी अपना आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब इन दोनों को लो भाई, हमारे सामने ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है। अब इन दो में से एक ध्यान से ऑब्जर्व करना है, किसी एक शब्द के ऊपर कहानी खराब हुई होगी, ठीक है ना जी। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। द रिपोर्ट कहाँ लिखा है, द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टू द अथॉरिटीज। देखा भाई, देखा आप लोगों ने, है ना। यही शैतानी करता है पेपर वाला। इम्पैक्ट के साथ यहाँ क्या लिखा है, टू द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यही लिखा है। यहाँ पर हमारे सामने इम्पैक्ट के बाद ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा है। यहाँ बाबू इसने इम्पैक्ट के बाद क्या लिख दिया है, टू द अथॉरिटीज। बात समझ में आ गई, अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ तो शैतानी कर रहा है हमारे साथ, पर इसे नहीं पता ना योयो गोपाल वर्मा के साथ हो बेटा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ इस सवाल में एक्चुअल में एग्जामिनेशन कहाँ खेलता है। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को अंधाधुंध फॉलो करते हैं। बाई के बाद रिसर्च टीम है, यहाँ रिसर्च टीम नहीं दिखा, यहाँ रिसर्च टीम दिख गया, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख गई, कहाँ दिख गई, ये दिख गई, यही आंसर है। ऐसे गलतियां कराई जाती हैं, ऐसे गलतियां कराई जाती हैं। पेपर जो बनाता है ना बेटा वो बहुत समझदार है। उसे ये पता है कि मुझे इसको मेंस में 45 क्वेश्चन देने हैं, मुझे सीपीओ में से कितने क्वेश्चन देने उसे पता है। और उसे ये भी पता है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर उसे गुगली डालनी है, जहां बच्चा जल्दबाजी में सोचेगा कि बॉल बिल्कुल सीधी आ रही है, उसे ये नहीं पता कि बॉल घूम के उड़ा भी देगी। गॉट माई पॉइंट और नॉट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन हम बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ, जैसा आप मेरा व्यवहार देख रहे हैं ना सर, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे एक एक चीज समझते हैं, हमें भी यही बनाकर चलना है बाबू। कहने के लिए तो मेंस एक युद्ध है, कहने के लिए तो मेंस एक युद्ध है, लेकिन सच में यहाँ कोई तलवार लेकर किसी का सिर गला नहीं काटना है भाई। बिल्कुल शांति से, जिस इंसान ने अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दी, हो सकता है ये वाली क्लास आप में से वो भी बच्चे देख रहे हो जिनके प्रीलिम्स की उम्मीद थोड़ी कम है, पर घबराना नहीं है, आपके काम की ही है ये क्लास। लेकिन उन बच्चों को ये पता है कि वो किसी एक क्वेश्चन को देखकर जल्दबाजी में गलती कर बैठे, वो अपना पीस ऑफ माइंड खो बैठे। मेरी बात समझ है राकेश यादव सर, पीस ऑफ माइंड रखते हैं, आराम से एक एक चीज को समझाते चलते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ा, एक एक चीज समझाता चल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं यही चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं आपके सामने, हाय तौबा करना शुरू कर, देखो ये हो गया वो हो गया, सर बर्बाद हो जाओगे। पेशेंस बनाए रखना, पीस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चंस पढ़ना, अपने सारे लॉजिक सेट, क्वेश्चन का आंसर बन गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 हमारे सामने है बेटा। द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क वॉज बीइंग ड्राफ्टेड। सबसे पहले हमने देखा भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव लिखा है, इसका एजेंट है बाय द लॉ मेकर्स। पहले यहीं तक की कहानी को पकड़ लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों पैसिव का पैसिव बना देना तो कोई कायदे की बात नहीं है, इसको तो फिलहाल के लिए छुट्टी हमने दी। वहां वॉज बीइंग ड्राफ्टेड है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव ये तो नहीं है, ये हो सकता है सर, ये भी नहीं है, बात खत्म, हमारे पास आंसर ही मिल गया, तो काहे परेशान हूं। इंडिया वोन फ्रीडम विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। सर इस वोन को ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने तैयार है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम पैसिव बनाएंगे तो सर हम जानते हैं हैड वोन का कोई लेना देना नहीं, हैड बीन वोन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। और इधर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है सर, हमारे सामने लिखा है इंडिया वॉन फ्रीडम विद द ब्लड एटसेट्रा। तो फ्रीडम को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो संभावना है फ्रीडम वॉज वोन बाय इंडिया।
देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वोन का जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीडम है। फ्रीडम को दोनों जगह पर सब्जेक्ट की जगह रखा गया है। अब यहाँ ये जो डूअर हमारे सामने है, इस डूअर को ही हम बाई का एजेंट बनाएंगे। यहाँ इसने क्या कर दिया, बाई के बाद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। सर ऐसा तो सेंटेंस में क्वेश्चन में ही नहीं था, तो हमारे सामने करेक्ट आंसर हो गया भाई सी फॉर चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों प्यार भरी इस कहानी को, आइए। The writer who passed away recently has authored a dozen novels and a number of poetry collections. कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। कभी कभी हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेटिव क्लॉज को फंसा दिया जाता है। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटिव क्लॉज फंसा दिया जाता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो कुछ और नहीं, बात समझ रहे हैं, वो कुछ और नहीं एक तरह का एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना जी। कायदे से अगर हम समझें तो ये हमारे सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है हु पास्ट अवे, ठीक है ना जी, हाँ है ना, करेक्ट है। चलो इसको यहां तक भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना जी, ओके। अब दोस्तों इस लिखी हुई बातचीत के आगे हैज ऑथर्ड, ये हमारे सामने डूअर है, किस चीज का, हैज ऑथर्ड का। अब इसका अगर कहें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये इसका क्या हो गया, सारा का सारा खेला ऑब्जेक्टिव हो गया। तो मेरे बच्चों जब हम इसको पैसिव की तरफ लेकर जाएंगे तो हैज या हैव के साथ बीन लगाकर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना जी। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है हैड बीन, हमने इसकी छुट्टी कर दी बेटा। ऑप्शन सी को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करें तो वर ऑथर्ड लिखा है बाबू, इसकी भी हमने छुट्टी कर दी, ठीक है जी। हैज या हैव के साथ हमें बीन लगाना है, करेक्ट है। अब देखो मेरे बच्चों कितना खूबसूरत सवाल है, यहां लिखा है अ डजन और नॉवेल्स, प्लूरल हो गया, अरे हाँ है ना, ठीक है जी। कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, अगर आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है अ डजन एप्पल लिखना ठीक होगा या एप्पल्स लिखना ठीक होगा, तो नाउन की प्यारी सी बात आपको बताई जाती है बाबू, यहाँ अ डजन 12 की संख्या बताता है, इसीलिए प्लूरल की तरफ आप इशारा करेंगे। ये भी प्लूरल हो गया दोस्त, यहाँ पर कलेक्शंस भी प्लूरल हो गया, तो आप हैज का काहे यूज करोगे भाई, तो बचता हमारे पास एक ही है, एंड दैट इज ए फॉर एप्पल। करेक्ट हो गया बेटा, दैट इज ए फॉर एप्पल, करेक्ट हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। द इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट वर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना, बाय लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स टू असेस, असेस का मतलब इवेल्युएट करना देयर पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म हमने देखा, यानी कि ये अपने आप में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से एक्टिव की तरफ आपको आना है, तो एक्टिव की तरफ आप कैसे आएंगे, आइए मेरे बच्चों बड़े प्यार से समझेंगे। तो सर यहां तो हमने पास्ट इंडेफिनिट से एक्टिव बना दिया, चलो हटाओ भाई। वर स्क्रूटिनाइजिंग ये अपनी जगह जा सकता है, सर हैड स्क्रूटिनाइज पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। और दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है भाई, वर स्क्रूटिनाइज्ड, पूरी तरह से गलत हो गया दोस्त। हमारे सामने वर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड का एक्टिव, बीइंग को एक्टिव में लेकर जाएंगे तो वो के साथ आईएनजी हमें जोड़ना है, दैट विल बी द आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। द वाइल्ड लाइफ इन द नेशनल पार्क हैड बीन मॉनिटर्ड क्लोजली बाय द रेंजर्स टू प्रिवेंट इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज। वाइल्ड लाइफ इन द नेशनल पार्क हैड बीन मॉनिटर्ड, यहां हमारे सामने लिखा है मेरे बच्चों क्या चीज, पास्ट परफेक्ट से पैसिव, ठीक है ना जी। डूअर कौन है, द रेंजर्स, करेक्ट है। एक्टिव परिवार में सब जगह पर द रेंजर्स लिख दिया, आपकी बार ये भी खतरनाक हुआ पड़ा है ना, लेकिन इससे नहीं पता, हम आंसर बहुत प्यार से निकालेंगे। सर पास्ट परफेक्ट का एक्टिव ले जाने की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। द वाइल्ड लाइफ इन द नेशनल पार्क हैड बीन मॉनिटर्ड, हाँ पास्ट परफेक्ट का हमें इसे एक्टिव में लेकर जाना है, तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव यहां पर तो नहीं हुआ, ठीक है जी, हटाओ भाई, यहां पर तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है जी। द रेंजर्स क्लोजली मॉनिटर्ड, सर ये तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हटाओ सर जी ये भी गलत हो गया, है ना। अब भाई हमारे सामने हैड बीन मॉनिटर्ड, सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव नहीं बनेगा, तो एक ही हमारे सामने बचता है, द रेंजर्स हैड मॉनिटर्ड द वाइल्ड लाइफ इन द नेशनल पार्क क्लोजली टू प्रिवेंट इलीगल पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ देयर स्किन, करेक्ट है जी, फाइन। चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आइए ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। All the clients are being informed by the bank manager through an SMS about the change in bank timings। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये हमारे सामने पास्ट कॉन्टिन्यूस, आईएनजी को देखते ही कॉन्टिन्यूस पर चले जाना है, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। एक्टिव बनाने के लिए बाई के साथ द मैनेजर लिखा है, द मैनेजर द मैनेजर द मैनेजर द बैंक मैनेजर, मतलब वही है लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम समझने का काम करें तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है तो एक ही है जो सब कुछ है, यानी कि डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर यहाँ बन जाता है। करेक्ट है भाई। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The students have presented national level projects to the jury successfully। सवाल को ध्यान से देखेंगे, लिखा है have presented, यानी कि बेटा ये हमारे सामने क्या हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसका पैसिव लेकर जाते हैं तो सर हैज या हैव के साथ हमें बीन लगाकर थर्ड फॉर्म चाहिए, हो सकती है ये संभावना, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पर यहाँ पर तो बीन है ही नहीं, बीन नहीं है तो ये भी छुट्टी करेगा भैया। तो हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म हमें एक ही आंसर में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चों। क्वेश्चन कहता है, आइए पढ़ते हैं। The stranger had intended the execution of the plot, but the boys thwarted। thwarted का मतलब रोकना, stopped it with their subtlety। रोक दिया भाई, कोई बात नहीं भाई, अच्छा किया रोक दिया। तो अब हमें यहाँ देखने को मिला है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हमें देखने को मिला है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लॉट वॉज इंटेंडेड, सर यहाँ तो पास्ट परफेक्ट था तो ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में नहीं जाना चाहिए, तो गलत हो गया सर जी। हमारे सामने दूसरी बात कहता है हैड बीन इंटेंडेड, चल गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वॉज थ्वार्टेड, ठीक है ना जी, इसको रोक दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों का ही पैसिव सटीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं कुड हैव बीन, सर दूर दूर तक इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि नहीं भाई। अगले सवाल में यहाँ बीइंग कैसे आ गया, तो आप कहेंगे सर हमारे सामने तो सीधा आंसर हमें देखने को मिल गया है। बोलो हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। द पुलिस हैड कलेक्टेड द प्राइमरी एविडेंस बिफोर दे अरेस्टेड द कल्प्रिट। पहले इसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे पास्ट परफेक्ट, इसको ऑब्जर्व करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, दोनों को हम ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे कहाँ पैसिव कौन से की संभावना ठीक है। तो बेटा हैड कलेक्टेड के लिए हैड बीन कलेक्टेड सही जा रहा है। आगे इधर हम देखते हैं द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, यहाँ पर भी सही जा रहा है, संभावना है ये आंसर हमारा हो जाए। यहाँ पर लिखा है सिर्फ हेड कलेक्टेड और यहाँ पर लिखा है वॉज अरेस्टेड, ठीक है ना। द प्राइमरी एविडेंस हेड कलेक्टेड, सर पैसिव के लिए लिख तो आपने सही दिया, नॉन डूअर, पैसिव बनाया नहीं है, गड़बड़ कर दी सर। यहाँ कलेक्टेड के साथ टेंस गलत यूज हो गया सर, यहाँ माइट है पूरी तरह से गलत हो गया। तो हमारे सामने पहले क्वेश्चन का आंसर ही सही बन जाता है। क्वेश्चन 28 पर हम काम करेंगे अब दोस्तों। द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी। इज इम्प्लीमेंटिंग, दोस्तों ये है हमारे सामने लिखा हुआ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव की तरफ लेकर जाते हैं तो इज एम आर के साथ हमें बीइंग लिखा हुआ चाहिए, है ना भाई। अब यहाँ पर तो ये गड़बड़ हमारे सामने है ही भाई, ठीक है ना जी, बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे पैसिव बना दिया। इधर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं तो ये तो अपने आप ही खेला हो गया है भाई, है पूरी तरह से खेला हो गया है। अब इस सवाल की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ हमें बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लिखना है, चल सकती है ये बात हमारी। द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट, पूरी तरह से ये लिखी हुई बातचीत गलत हो गई है, तो हमारे सामने सी फॉर चाइना ही बेहतर आंसर यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन 29 पर आ जाएंगे मेरे बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन 29। Nandita was seeking a good research area where she could prepare a good proposal for submission। सर यहाँ लिखा है was seeking। अब इस was seeking को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो was seeking के अनुसार हमें was या वर के साथ being लगाकर थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर being नहीं है, यहाँ पर been लगाकर गलत, ये हो सकती है बात, और ये भी गलत, तो एक ही आंसर हमारे सामने बचता है। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अंकुर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इन द इंटरव्यू। कोई इशू नहीं है बेटा। आंसर्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी कि ये सही नहीं, ये सही नहीं, इधर हम बात कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं, एक ही हमारे सामने आंसर सटीक बनता है। दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन 31 की तरफ बात कर रहे हैं बेटे। अब हम क्वेश्चन 31 हमें क्या कहता है? द कंपनी सोल्ड, सोल्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म होगी बेटा। द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर का मतलब जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसी को गाड़ी को बेच दिया गया। कोई इशू नहीं है बेटा। सोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वॉज या वर के साथ हमें सोल्ड चाहिए। यहां पर वॉज वर गायब हो गया, फिलहाल के लिए छुट्टी कर दी। यहां गड़बड़ हो गई, गलत वर्ब आ गई। वॉज सोल्ड हो सकता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब गायब है, इसकी भी छुट्टी कर दी। तो हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर बचता है। क्वेश्चन 32 पर आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन 32 हमें क्या कहता है? द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। उसने पेंटिंग्स भी फेंक दी। ठीक है ना। देखिए बच्चे, यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई हमारे सामने, यहां पर हमारे सामने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। अब आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो जो भी इसका ये लिखा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह मैनी टॉयज लिखा हुआ, शांति से बैठा हुआ है। कमाल की बात है, इन द शॉप भी इसके साथ सही तरह से बैठा है। आगे हम देखेंगे तो बेटा इसके लिए वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। संभावना है, संभावना है, बिल्कुल संभावना नहीं, संभावना है। आगे हम देखने का काम करते हैं। बाय द चाइल्ड तीनों ऑप्शंस में लिखा हुआ है। अब दूसरे सेंटेंस पर काम करते हैं। ही इवन थ्रू, इवन द पेंटिंग्स हैव बीन थ्रोन, सर गलत हो गया। थ्रू का पैसिव बनाने के लिए हमें वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना बच्चों। वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां पर भी नहीं है। तो बाबू हमारे सामने सब एलिमिनेट करने के बाद बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर बचता है। अगले क्वेश्चन से परिचित होते हैं दोस्तों। कहता है थ्री नॉवेल्स एंड टू स्टोरी बुक्स हैड बीन रिटन बाय हिम बिफोर 2020। तीन नॉवल और दो स्टोरी बुक्स हैड बीन रिटन। दोस्तों ये अपने आप में पैसिव वॉइस है ना, है ना। और इसका डूअर कौन है? ये लिखा हिम। इस हिम को सब्जेक्ट की जगह सभी जगह टिका दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हैड बीन रिटन को एक्टिव में लेकर आएंगे तो हैड रिटन हमें चाहिए। ये भी गया भाई, ये भी गया भाई, रूट भी गया भाई। तो एक ही हमारे सामने बचता है एंड दैट इज डी फॉर दिल्ली। करेक्ट हो गया। आइए बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? दे वर प्रिपेयरिंग बैनर्स विद डिफरेंट डिजाइन्स फॉर द स्पोर्ट्स मीट। सर यहां वर के साथ लिखा है प्रिपेयरिंग, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को जब पैसिव में लेकर जाएंगे तो वॉज या वर के साथ हमें बीइंग लिखा चाहिए। तो इसकी जरूरत नहीं है भाई, इसकी जरूरत नहीं है भाई। वॉज या वर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, इसकी भी जरूरत हमारे पास नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया। फाइन। चलिए क्वेश्चन 35 पर काम करते हैं बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन 35? ऑब्जर्व कीजिएगा। द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज बिफोर द डे ब्रोक। ठीक है ना जी। सर द डे ब्रोक का मतलब समझ में आता है पोफट, सुबह तड़का हुआ। ठीक है ना जी। पहले इसको देखेंगे भाई, ये हैड ईटन पास्ट परफेक्ट से पैसिव की तरफ अगर हमें जाना है तो सर ये भी अपने आप में गलत हुआ, ये भी अपने आप में गलत हुआ बाबू, ये भी गलत हुआ। एक ही आंसर बचता है, आगे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन सीजीएल से ही हमने उठाया है। अधिकतर क्वेश्चन सीएचएसएल भी देख कर जाता है, एमटीएस की कभी कभी कोई क्वेश्चन। तो हमारी तरफ से कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हाल फिलहाल में हैं, आपको वो लेवल भी पता होना चाहिए। ठीक है ना जी। ओके क्वेश्चन 36 पर आ जाइएगा बेटा। ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। He didn't eat a single morsel of food, मतलब खाने का थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं उसने खाया। At his daughter's wedding, कोई इशू नहीं है बेटा। यहाँ इसकी बात हम कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो इसी से हम पैसिव बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट से जब पैसिव हम बनाएंगे तो आप जानते हैं ये तो पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया, है कि नहीं सर। इसके साथ अगर बीइंग हम लगाते हैं तो कॉन्टिन्यूस परिवार से जुड़ जाता है, कैन का कोई लेना देना नहीं। तो बचता हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, क्वेश्चन 37 हमारे सामने क्या कहता है। वन ग्रुप ऑफ द क्लब हैज रेज्ड एन अनडाइजेस्टिबल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द मैनेजर। यहां लिखा है बेटा हमारे सामने प्रेजेंट का
परफेक्ट टेंस। बाबू जब आप इसका पैसिव बनाने का काम करेंगे तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें हैज या हैव के साथ बीन की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर यहां पर भी नॉनसेंस, यहां पर भी नॉनसेंस, यहां पर भी नॉनसेंस, एक ही बात। अब देखो, अगर कोई बच्चा लेफ्ट टू राइट सारे ऑप्शन को पढ़ने का काम करेगा, वो कितना टाइम वेस्ट करेगा और वो कितनी बार ही एक ही ऑप्शन को पढ़ने का काम करेगा। आपको सीधा ये देखना है कि स्कैन करते जाएंगे कौन सा हमारे सामने सीधा सटीक ऑप्शन मार्क किया जा सकता है। क्वेश्चन 38 आप सभी के सामने है दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव बीन कंट्रोल्ड। सर विल फ्यूचर की बात कर रहा है, ये बेस फॉर्म ऑफ और परफेक्ट की तरफ लेकर जाकर इसे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बना दे रहा है। बाई के साथ लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, ये हमारे सामने डूअर है, ये एजेंट नहीं, ये परफेक्ट की कैटेगरी। आप लोगों ने इससे पहली दोनों क्लासेस अगर देख ली हैं टेंसेस की, तो आपको ये वाली कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि बाई एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन की जानकारी हमें देता है, जिसकी वजह से हम जैसा उसके साथ टाइम लिखा 2040 फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट की तरफ हम इसको लेकर चले जा सकते हैं। सभी ऑप्शंस में बाई 2040 सबसे पहले लिखा है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में फर्क कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ध्यान से समझने का काम करेंगे। ये विल हैव कॉन्टिन्यूड लिखा है, यहां पर इस लिखे हुए ऑप्शन में इज सक्सेसफुली कंट्रोलिंग। सर वहां पर हमारे सामने जो मेन वर्ब है वो कंट्रोल्ड है, यहाँ कॉन्टिन्यूड की बात गलत चली गई सर, ठीक है ना, यहाँ टेंस गलत हो गया सर। यहाँ पर विल हैव स्टेबिलाइज सर गलत हो गई, वर्ब गलत है ना, कंट्रोल्ड के साथ हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, तो इसी की वजह से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 39 पर आ जाएंगे मेरे बच्चों। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, जो दूर है। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो विल बी इंस्टॉल्ड, बाबूजी ये क्या है, ये फ्यूचर है, इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बाबू इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म हमने लगा दी तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का ही पैसिव हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के एक्टिव में विल शैल के साथ V1 हमें चाहिए। अब देखो किस्मत कितनी खूबसूरत है, किस्मत कितनी खूबसूरत है ना। जिस इंसान की शादी होती है और जब वो वरमाला के लिए स्टेज पर खड़ा होता है और वरमाला पहना रहा होता है, तब वो अपनी दुल्हन को छोड़कर बाकी सभी सालियों को, सभी उसकी फ्रेंड्स आई हुई को ध्यान से देखकर ये महसूस कभी कभी करता है, अबे साले इससे शादी करने से पहले ये सारी कहाँ थी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही हाल इस सवाल ने आपके सामने किया है। आप सही जवाब ढूंढने के चक्कर में जब देखे अरे भाई साहब ये बाकी सारे के सारे तो एक ही जैसे लग रहे हैं, ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। अब इस गड़बड़ को हमें संभालना है, क्या करना है बेटा, इस गड़बड़ को हमें संभालना है। हम यहाँ पर कहेंगे विल बी इंस्टॉल्ड, एक्टिव में विल इंस्टॉल सब जगह लिखा है। आपके पास इसका सीधा सटीक जवाब कहाँ से है, बाई के साथ क्या लिखा हुआ है, ये हमारे सामने डूअर है। डूअर की जगह पहले द गवर्नमेंट को पकड़ लीजिएगा बच्चे, तो ये हमारे सामने बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। अब इन दोनों में से आ जाओ बेटा, अब यहाँ दोनों में से ही कोई एक बात हमें चाहिएगी बेटा। दोनों में से एक बात अगर देखें तो द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करेंगे, आप कहेंगे सर वाईफाई हॉटस्पॉट्स को ही तो इंस्टॉल करेंगे, यही तो सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है। तो बेटा हमारे पास आंसर बिल्कुल सीधा हो गया, यहाँ पर आप इंस्टॉल कुछ और ही गलत कर गए, है ना बेटा, ठीक है, करेक्ट होगा बेटा। जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन बनाएं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपने मूड को लाइट रखें, प्रेशर बिल्कुल ना झेलें। पेपर देने जाने से पहले ना किसी से कोई फालतू बात, किसकी कैसी तैयारी है, कौन क्या पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया है। कोई आपके सामने ऐसा भी इंसान हो सकता है जो बैठकर बुरी तरीके से भाई नोट्स पढ़ रहा हो, वो कैब रट्टे मार रहा हो अगड़म से। ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मेंटल पीस बिगड़ गई पेपर बिगड़ गया, ठीक है ना। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन, लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कुछ सॉरी एंजाइटी स्ट्रेस, कभी दूसरों को देखकर एक हाइपर हो जाना कि यार मैंने तो इतना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और उस वजह से अपना पेपर खराब करके आते हैं। तो आप सभी से दरख्वास्त है इस चीज का ध्यान रखें, मेंटल पीस कूल माइंड से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, पेपर आपको आएगा, आराम से सॉल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हमारे सामने, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव द मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर। विल अप्रूव
फ्यूचर इंडेफिनिट परिवार से है भाई। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमें विल या शेल के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो मेरे बच्चों ये तो अपनी जगह चीटिंग कर गए सारे ऑप्शंस, है कि नहीं भाई? ये चीटिंग कर गए तो हटा दो भाई, एक ही बचता है एंड हेंस द आंसर इज सी फॉर चाइना। द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, बाबू ये ट्रेडिशनल एमसीक्यूज हमने रखा है। ट्रेडिशनल एमसीक्यूज का मतलब है अधिकतर एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन सीजीएल मींस के बच्चों ने तैयार किए हैं, ये आते ही हैं, आपको इनको जरूर ध्यान से देखना है। द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट वर बीइंग रिव्यूड बाय द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर पोटेंशियल लीगल एक्शन। बहुत अच्छा सवाल, कंफ्यूजन से भरा। पहली बात तो यहां डिस्कवर्ड हमने देखा सेकंड फॉर्म है, ठीक है भाई, हाँ ना। अब ये जो है क्या चीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड ये अपने आप में सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। देखो खूबसूरत है ये सवाल। यहां पर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे सामने अपने आप में एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना जी। मैं इस बात को थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस से हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। अब आप यहां पर कह रहे हैं क्या चीज कि सर यहां से लेकर यहां तक जो लिखी हुई बातचीत है ये अपने आप में एक रिलेटिव क्लॉज है जो इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लिखी हुई जो रिलेटिव क्लॉज की कहानी है ये पैसिव में है, अरे हाँ है ना। अगर हम चाहें तो इस पूरे रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हु वॉज इंसल्टेड बाई देम, हम इतना भी तो लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? इंसल्टेड बाई देम, अरे बोलो हाँ, ठीक है ना जी। तो ये भी अपने आप में वही काम कर रहा है जो इसका रिलेटिव क्लॉज काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बाबू इस लिखे हुए सब्जेक्ट से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हैज कम, आने का काम किसने किया है? इस सज्जन ने आने का काम किया है। यही है डूअर किसका? इस लिखे हुए इन्फिनिटिव का, है ना। और इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट कौन है? ये लिखा हुआ मिस्टर दास, ठीक है। तो हम जो पार्टिसिपल फ्रेज बना देते हैं ना, तो वो हम लोग एक रिलेटिव क्लॉज को ब्रीफ में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी रिलेटिव क्लॉज को। अगर वो पैसिव में है तो हम उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़कर, ठीक है ना जी, और उसके साथ डूअर को लगाकर उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों इस सवाल में भी जल्दबाजी में जो गलती हम कर बैठ रहे थे वो क्या है, अब आप समझिएगा। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज विच वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, ये एग्जैक्टली हमारे सामने रिलेटिव क्लॉज है जिसको रिड्यूस करके ऐसे लिखा गया है। कुल मिलाकर इसका एक्टिव पैसिव नहीं बदलना है भाई। अब हमारे सामने ये हो गया नॉन डूअर किसका? वर बीइंग रिव्यूड, ठीक है ना जी। तो वर बीइंग रिव्यूड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव परिवार में हमें जाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव की बात करेंगे तो ये हमारे सामने से गया, सर इसकी संभावना है। इसकी बात करें तो ये पूरी तरह से गड़बड़ है, और इसकी बात करें तो ये भी पूरी तरह से गड़बड़ है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारे पास एक ही है। अब समझना मेरे बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन करके चलते हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझकर चलते हैं, फिर क्वेश्चन को उड़ाने में देर नहीं लगती। कॉन्सेप्चुअल समझकर नहीं चले और अगर हम इसी चीज़ को गलती से, जैसे मैंने शुरू में ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखकर कंफ्यूज किया, वही चीज़ अगर आप कर बैठे तो आप इस डिस्कवर्ड का पैसिव ढूंढते ढूंढते इस पूरे क्वेश्चन में अपना बहुत सारा टाइम खराब कर लेंगे। संभल के चलें, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करके चलें। चलिए क्वेश्चन 42 के परिवार से मिलते हैं। क्या कहता है ये शैतान? द लीगल डिपार्टमेंट विल फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट्स आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग ऑल द क्लॉजेस एंड कंडीशंस। कोई इश्यू नहीं है। यहां हमारे सामने जो आफ्टर लिखा है ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन की वजह से ही हम लोगों ने इसे आईएनजी के फॉर्मेट में चेंज किया। ये आप वर्ब एडवांस में पढ़ चुके हैं, छोड़ दो। द लीगल डिपार्टमेंट विल फाइनलाइज, ये हमारे सामने
फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव लिखा है, ये डूअर है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बाबू पहले इस विल फाइनलाइज को देखते हैं, इसका पैसिव की संभावना कहाँ है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। विल के साथ हैव लगाकर बीन थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। विल के साथ बेस फॉर्म लगाई हमने बी और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाया, तो बाबू यही हमारे सामने बेहतर आंसर हो गया है, यानी कि डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 पर काम करते हैं बच्चों, ठीक है। द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाई द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं बेटा। द अर्थक्वेक सभी ऑप्शंस में लिखा है ना इसने सोच लिया कि हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, इसने सभी ऑप्शंस में द अर्थक्वेक पहले ही टिका दिया। अब बेटा क्या करोगे, स्टेनो का क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखिएगा। आगे हमारे सामने वॉज डैमेज्ड, तो हमें इसे एक्टिव में ले जाने के लिए सेकंड फॉर्म में लेकर जाना होगा। डैमेज्ड, कॉज्ड यहां से गया, डैमेज्ड दोनों जगह से ही चल रहा है। आगे हम देखने का काम करते हैं, तो बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि नॉन डूअर है वो क्या है, द स्कूल। अब देखिए मेरे बच्चों, द स्कूल कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है द स्कूल, ठीक है। यहाँ पर अदर बिल्डिंग, स्कूल तो गायब ही हो गया भाई, यानी कि ये भी अपनी जगह गड़बड़ हो गया। आगे यहाँ पर हमने ये ऑप्शन पहले ही हटा दिया है भाई, डैमेज द स्कूल बिसाइड्स। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, विच कॉज्ड हैवक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल, ठीक है ना। अब यहां पर हैवक का मीनिंग गायब हो गया, एज वेल का मीनिंग गायब हो गया, कॉज का मीनिंग गायब हो गया, ए ऑप्शन में ये भी गायब हो गया। यानी कि देखो दोस्तों, हमारे सामने जो लिखा हुआ ए बी सी है, सभी के सभी गलत हो गए, एक ही बचता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं ये क्या काम कर रहा है। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर आप सभी के सामने ये जो लिखा हुआ है ना, विच कॉज्ड, आगे क्या लिखा है, हैवक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल, ये अपने आप में रिलेटिव क्लॉज है। अब इस पूरे के पूरे रिलेटिव क्लॉज को इसने इस लिखी हुई प्रेपोजिशन के साथ क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। वेरी सिंपल, है ना। प्रेपोजिशन के बाद V1 के साथ आईएनजी हम जोड़कर आगे के सेंटेंस का फॉर्मेट बनाते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। तो बाबू ये अपनी जगह बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। अब एक बात मुझे आप लोगों को बतानी होगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, जो हम ये बदलने का काम करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द हमें यूज करना है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज करना फॉर्म को, ढांचे को, ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य के ढांचे को तो बदल देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। तो मीनिंग अगर नहीं बदलता तो यही हमारे पैसिव की खास बात है। ढांचा भले ही हमने बदल दिया है, लेकिन मीनिंग वही है, करेक्ट है। क्वेश्चन 44 पर आ जाएंगे मेरे बच्चे। क्या कहता है क्वेश्चन 44, प्रोफेसर सहगल विल ऑर्गेनाइज अ वेबिनार ऑन इन्वेस्टमेंट टुमारो। विल ऑर्गेनाइज को सबसे पहले आप ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब विल ऑर्गेनाइज का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इज गोइंग अपनी जगह गलत हो गया, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, विल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ये भी गया, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ये भी गया। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर बचता है बेटा, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट कहाँ लिखा, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा, वर्ब कहाँ लिखी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम पैरेलल स्कैन करते हुए चलेंगे अपने ऑप्शंस को। क्वेश्चन 45 आपके सामने है बेटा, पढ़ें। The statement had already been issued to the press on the lockdown by the authorities। मेरे बच्चों यहाँ लिखा है हमारे सामने हेड के साथ क्या लिखा है, बीन इशूड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव है, एक्टिव की तरफ लेकर जाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं आर ऑलरेडी इशूइंग गलत हो गया, आप हैव ऑलरेडी इशूड गलत हो गया। अब इन दो में से कोई भी एक बात संभव हो सकती है, एक एक करके वेरीफाई करते हैं। सर इस लिखे हुए सेंटेंस का डूअर कौन है, आप कहेंगे अथॉरिटीज। डूअर कौन है, अथॉरिटीज। अथॉरिटीज सब्जेक्ट की जगह यहां लिखा है, अथॉरिटीज यहां सब्जेक्ट की जगह नहीं लिखा, तो छोड़ दो भैया सारी बातों को, बोलो हाँ, ठीक है बेटा। हमारे पास आंसर सीधा सीधा आ गया है, करेक्ट, इजी। आइए बच्चों, ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन उठाया है बच्चों आपके लिए। आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन। बाबू क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप पढ़ें, ऑब्जर्व करें। अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन सोल्व करने का ना टाइम दे पा रहा हूं, तो आप स्क्रीन को फ्रीज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई
हाउ यू विल आस्क everyone if the children were not reading the books in passive voice? अरे ओ माय गॉड, क्वेश्चन ही घुमा रहा है जानबूझकर। हमें पहचानना है, ठीक है ना जी, फाइन, हमें पहचानना है इस लिखी हुई बात को। हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से, ये जो चॉइसेस दी हैं, पैसिव वॉइस कौन सा है। गजब गजब, शैतानी हमसे छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है ना जी। अब वर द बुक्स बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है जी, वर द बुक्स बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन। अब सवाल के अंदर तो नोट था ना, सवाल के अंदर तो नेगेटिव था, तो यहां तो नेगेटिव हमें दिखाई नहीं दिया, इसी एक नोट के ना होने की वजह से ये गया। वर द बुक्स नोट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, ये संभावना हो सकती है। वर द बुक नोट, सर सिंगुलर नहीं था, सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। वर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक, सर ये पैसिव नहीं तो एक्टिव लिखा है। गजब सवाल, ये आपके सीजीएल 2023 का सवाल है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली 2023 के पहले किसी पेपर में नहीं देखने को मिला, लेकिन ये पहली बार आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बात से हमें ये भी बात पता चलती है कि जिस बच्चे ने लॉजिकल हर एक चीज को समझा है, जिस बच्चे ने तार्किक रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर अपने कर लिए हैं, उस बच्चे के लिए क्वेश्चन तो ये कुछ भी नहीं है। और जो बच्चा जुगाड़ लगा रहा है, जो बच्चा तुक्के लगाने सीख रहा है, जो बच्चा आधी अधूरी नॉलेज के बाद ये कहता है कि यार इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है, शायद उसको थोड़ी परेशानी यहाँ हो सकती है। और याद रखना मेरे बच्चों, सीजीएल मेंस में अगर आप 45 क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं तो मेरे दोस्त, ज्वाइनिंग की जो भी आपकी पीडीएफ आएगी ना रिजल्ट की, उसमें आपका नंबर या तो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है या फिर आप वहाँ पर मायूस हो सकते हैं। संभल कर चलें, सोच कर देखें, इस बात में गहराई है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 47 को पढ़कर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 47। हमें कहता है द टीचर मेड हिम कंप्लीट द असाइनमेंट इन वन डे। ट्रेडिशनल पीवाईक्यू फंसाने वाला ये सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल को ध्यान से देखते हैं। हमारे सामने कुछ बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं। पहले इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हमारे किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, अब आप जानते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब भी लिखी जाती है जो टेंस के अकॉर्डिंग अग्री करती है। अब अगर इस लिखी हुई कहानी में हमें मेक, सी, वॉच, नोटिस, हियर, बेर इन्फिनिटिव्स वाले परिवार की अगर वर्ब्स देखने को मिलती हैं और इनके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हम इनके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, आगे इसका अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी एक्टिव वॉइस की है। जैसे ही आप इसे पैसिव की तरफ लेकर जाते हैं तो पैसिव वॉइस में ये जो बेयर इन्फिनिटिव है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव प्योर इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इन लिखी हुई फाइनाइट वर्ब्स को किस में लिखते हैं बेटा, पैसिव में। यही एक छोटा सा खेला यहाँ पर आप लोगों के साथ खेला गया है। अब अगर ये बात थोड़ी सी ध्यान है तो बेटा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर देखें। अब क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ मिलकर हल करूंगा। द टीचर मेड, लिखा है हिम कंप्लीट। यहां पर टीचर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है। हिम, इस लिखी फाइनाइट वर्ब का हमारे पास क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है ना। और इसी फाइनाइट वर्ब की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसी को आप बेयर इन्फिनिटिव कह लीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट द असाइनमेंट इन वन डे। अब दोस्तों यहां पर पहले इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आए तो आप कहोगे सर ये तो सभी ऑप्शंस की शुरुआत में ही लिखा है, हाँ कि ना। बाबू इस मेड का जब हम पैसिव बनाने का काम कर रहे हैं तो वॉज मेड अपनी जगह कायदे से सही है ना। तो ये तो अपनी जगह गड़बड़ कर गया भाई, है ना। वॉज मेड अपनी जगह सही है, हैड टू लाना ही गलत हो गया, हाँ कि ना। अब यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव हमारे सामने सर बिल्कुल नहीं चलेगा, हम इसे प्योर इन्फिनिटिव की तरह से लिखेंगे। हेंस द आंसर इज ए फॉर एप्पल। वर्ब एडवांस सेगमेंट का ये एरिया है, वर्ब एडवांस आपने पढ़ा है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा,
ठीक है, बेहतरीन सवाल है। अगर मेंस का लेवल उठाना है एग्जामिनेशन को तो ऐसे सवाल आपके सामने जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। जरा पढ़कर देखें ये क्या कहता है आप लोगों को। क्वेश्चन कहता है आई हैड टू फिनिश द रेस विद इन 30 मिनट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर द नेशनल लेवल एग्जाम्स। देखिए, आपको इस क्लास की शुरुआत में इन्फिनेटिव के लिए मैंने कहा कि आपको डूअर लोकेट करना है। ठीक है, अब देखो वही ट्रिक यहां कैसे काम करेगी। आई हैड टू फिनिश, बाबू इस हैड टू फिनिश का डूअर कौन है? आप कहेंगे सर आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी लिखी हुई फिनिश का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है हमारे सामने? रेस। ठीक है ना जी, इसका कोई खासा रोल नहीं है, ये तो बेचारी प्रेपोजिशन के साथ मिलकर टाइम बता रही है और कुछ भी नहीं कर रही है ना। अब आप कहेंगे क्या चीज है? टू बी क्वालिफाइड। आप कहोगे सर टू के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म, ये अपने आप में कुछ और नहीं मेरे प्यारे से गुरुदेव, ये पैसिव वॉइस है। अरे हाँ है ना, पैसिव वॉइस किस लिए हुआ? क्योंकि इस लिखी हुई वर्ब के लिए ये जो लिखा हुआ आई है ना, ये जो लिखा हुआ आई है ये अपने आप में नॉन डूअर है। क्यों? क्योंकि मैं खुद को क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर कहीं पर मैं दौड़ लगाता हूं तो वो डिपार्टमेंट, वो इंस्टीट्यूशन, वो टीम, वो सेलेक्टर्स मुझे क्वालिफाई करेंगे, दे विल बी द डूअर। तो ये अपनी जगह यहाँ पैसिव आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द नेशनल लेवल गेम्स। अब मेरे बच्चों यहां देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है। ये ट्रेडिशनल पीवाईक्यू है, फंसाने वाला सवाल है, ध्यान से संभल के करेंगे। द रेस हैड बीन फिनिश्ड। सर ये तो गड़बड़ हो गई, हैड टू फिनिश का इस तरह से तो पैसिव नहीं आना चाहिए कायदे से। ठीक है जी, आई हैड टू फिनिश द रेस विद इन 30 मिनट्स टू क्वालिफाई फॉर द नेशनल लेवल एग्जाम्स। सर इसका मतलब तो ये हो गया मैं ही क्वालिफाई करूंगा, हैं जी? अरे भाई साहब क्वालिफाई तो कराया जाएगा। अगर मैं दौड़ लगाऊंगा तो मुझे क्वालिफाई करने के लिए तो किसी और के पास अधिकार है, मैं खुद को थोड़ी क्वालिफाई करूंगा, है ना जी। द रेस हैड टू बी फिनिश्ड बाय मी। रेस को फिनिश किया जाना चाहिए, ठीक है ना, बाय मी विद इन 30 मिनट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर द नेशनल लेवल एग्जाम्स। ठीक है जी, ये बात तो सही जा रही है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहां हो गई हमारे सामने एक खूबसूरत सी शैतानी। तो मेरे दोस्त हेड टू फिनिश के लिए हम जब पैसिव की तरफ आए तो ये तो कायदे से अपनी जगह सही है, और ये लिखा हुआ बेचारा पहले भी पैसिव ही था, अब भी पैसिव ही रहेगा। क्यों? यहां लिखा है ना टू बी क्वालिफाइड। अगर टू बी क्वालिफाइड के डूअर को मैं ढूंढना चाहूं तो ये बैठा आपका आई वाला मी, करेक्ट है। तो ज्यादा बेहतर आंसर इसके लिए यही है। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर इसे मार्क करेंगे। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना। इन्फिनिटिव्स में डूअर को लोकेट करना आपको सीखना है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ काम कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ काम कर रहे हैं। आइए बेटा, क्वेश्चन 49 क्या कहता है? बड़ा प्यारा सवाल है, दिल खुश हो जाएगा आपको। मक्खन सवाल रख दिया भाई। द फ्लेम्स एनगल्फ द डॉक्यूमेंट्स एंड सून देयर वाज नथिंग बट एशेस। कुछ नहीं बचा, राख ही राख थी। आप कहेंगे सर एनगल्फ वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसमें हमें फंसा नहीं पाओगे। देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के पैसिव में बीइंग की जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के पैसिव का हैड बीन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर वर एनगल्फ, यहां वर एनगल्फ, ठीक है ना जी। अब आप फंसते हैं इस लिखे हुए सवाल में। सोच के समय दीजिएगा, बताइएगा इसमें आप क्या करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों एनगल्फ के साथ अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये एम्फेसाइज करेगा किस चीज पर? डॉक्यूमेंट्स पर ये एम्फेसाइज करने का काम करेगा जिसने चारों ओर से घेर लिया गया है। मेरी बात समझ रहे? जिसे चारों ओर से घेर लिया गया है ना। तो यहां पर क्या है? फ्लेम्स ने इसे चारों ओर से घेर लिया है कि नहीं। और अगर हम कहते हैं वर एनगल्फ बाय द फ्लेम्स, तो सर यहां पर बाई कहने का मतलब हमें समझ में आ गया क्या चीज? यहां पर इस बाई की वजह से ये बन गया है एजेंट, और इस एजेंट की वजह से हमें फिर क्या परिणाम देखने को मिल गया? सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे हाँ है ना, यहां पर हमें बताया गया है सिर्फ चारों ओर से घिरा हुआ होना, ठीक है ना जी। तो इसका परिणाम तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हाँ है ना। जब यहां पर हम लोगों ने बात कही है तो परिणाम सामने आया, तो इसका मतलब इसकी वजह से ये काम हुआ, ये करने वाला है। तो बाई के साथ ही हम इसके पैसिव को वैलिडेट करेंगे,
ठीक है बेटा, संभल के चलना, सोच कर चलना, ये मेंस के लिए ट्रेडिशनल पीवाईक्यू है। ये हमारी द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। हम सोचते हैं कि ये लेवल आप लोगों को समझ कर चलना है। अच्छा सवाल, सराउंड की फीलिंग के लिए यहाँ इनका हम प्रयोग करते हैं। सराउंड से ये चीज समझ नहीं आ पाएगी कि वो जलकर खाक हुए या नहीं हुए, चारों ओर आग लगी है। यहां इस लिखे हुए सवाल में हमने इस फ्लेम्स को एजेंट की तरह से पेश किया है, जिसकी वजह से उसका परिणाम आ गया कि भाई आखिर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर क्या हो गया बेटा, खाक हो गया। तो ज्यादा सुटेबल इसकी जो सेंस बताती है वो डिस्ट्रक्टिव डूअर की तरह से, यानी कि ये सब चीजों को डिस्ट्रक्ट कर रही है, खत्म कर रही है, जलाकर सब कुछ फूंक दिया। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर आज के डिस्कशन पर मेरे दोस्तों। ठीक है, हु नोज यू। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये कि नो के पैसिव में आप लोगों को बताया गया है कि बाई का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, हु के पैसिव को हम लेकर जाते हैं। देखो, हु तो अपने आप में सब्जेक्ट है ना, और आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट शुरू में, इसको हम चेंज करते हैं और इसको हम लोग कहाँ, एजेंट बनाते हैं, है ना। तो बाबू, जब इस हु को हम एजेंट बनाएंगे तो हु को हुम में लेकर जाना पड़ेगा, ये हमारी तरफ से गया। नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो सर ये अपनी जगह गलत हुआ, ये अपनी जगह गलत हुआ, तो एक ही आंसर हमारे सामने वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। समय बचाने की भी हम कोशिश करते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं अगर आपको हम मोटिवेट करते हैं ना, तो आप उस चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होंगे। हमें आप लोगों को वो गाइडेंस सबसे पहले देनी जरूरी है जिसकी वजह से आप अपने सिलेक्शन से दूर ना हो जाएं। बाकी इसी तरीके से अगली क्लासेस में जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे हम आप लोगों को आपकी सफलता की तरफ 100% लेकर जाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और यूं ही लगन से पढ़ते रहिए।